नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग अपनी इस क्लास में विलियन का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे और उसका नाम है वांट हाफ गुणांक। इस टॉपिक के साथ हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग इस लेसन के न्यूमेरिकल को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहली बात बच्चों, आपका काम क्या है, लेसन समाप्त होने के बाद आप अपनी पूरी नोट्स को कंप्लीट रखें, मेंटेन रखें। साथ ही साथ जो लेक्चर छूट गए हैं, जो आप किसी तरह क्लास में अटेंड नहीं कर पाए हैं, कोचिंग में अटेंड नहीं कर पाए हैं, आप उसे इस वीडियो के माध्यम से देखकर अपने काम पूरे कंप्लीट करें। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वांट हाफ गुणांक। बच्चों, वांट हाफ गुणांक है क्या, इसकी जरूरत कब पड़े? तो वांट हाफ गुणांक को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई का मतलब क्या है बेटा? आई का मतलब है आई इज इक्वल टू प्रेक्षित मान बटा अनुमानित मान। अभी परेशान ना हो, प्रेक्षित मान क्या है, अनुमानित मान क्या, धीरे 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 आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। या इसी को एक और तरह से लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू संगुणन वियोजन के बाद बटा संगुणन वियोजन के पहले। बेटा ये फार्मूले हैं आई के, वांट हाफ गुणांक के। कैसे समझेंगे इसको मैं आपको बारी बारी से समझाऊंगा। सबसे पहले वांट हाफ गुणांक की जरूरत कब हुई? बेटा ये रिलेट करता है अणुसंख्य गुणधर्म से। अणुसंख्य गुणधर्म वही है जिसके बारे में आपने पीछे पढ़ा था। विलयन का वह गुण जो किसी विलयन में उपस्थित विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। तो अणुसंख्य गुणधर्म आपने पीछे पढ़ा था, आपको याद होगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। उसके लिए फार्मूला क्या निकाले थे आप? P0A माइनस PA बटा P0A इज इक्वल टू NB बाई NA। फिर बाकी यहां पर वैल्यू रख सकते हैं। NB की वैल्यू आपकी कितनी होती है? WB बटा MB, इसकी होगी WA बटा MA। तो आप रख सकते हैं। बेटा ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को प्रदर्शित कर रहा है। ये अणुसंख्य गुणधर्म के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा आपने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन। क्या पढ़े थे आप? डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। ये फार्मूला आपने पढ़ा था। इसके बाद फिर आपने पढ़ा था तीसरा फार्मूला। तीसरा पढ़ा था हिमांक में अवनमन, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। और बच्चों चौथा पढ़ा था आपने परासरण दाब, पाई इज इक्वल टू CRT। इतनी वैल्यू आपने अणुसंख्य गुणधर्म के अंदर एक एक टॉपिक रोजाना आपने प्राप्त किए थे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए, जिसमें मैंने राउल्ट का नियम बहुत बेहतर ढंग से आपको समझाया है। इसके बाद आपको मैंने क्वथनांक में अवनमन विथ ग्राफ समझाया था, हिमांक में अवनमन विथ ग्राफ समझाया था, और साथ ही साथ परासरण दाब को कंप्लीट ढंग से आपको मैंने समझाया था। तो बेटा हम वांट हाफ गुणांक की जरूरत इन्हीं के लिए पड़ी। क्या होता है कि जब यदि हम इन फार्मूले का प्रयोग करके, चाहे इस फार्मूले का प्रयोग करें या इस फार्मूले का प्रयोग करें, इसका करें, इसका करें, इन फार्मूले का जब हम उपयोग करते हैं तो हमको एक वैल्यू मिलती है, एक मान मिलता है। ठीक है, तो उस मान को, जो मान हमको मिल रहा है ना बच्चों, उसी मान को हम लोग कहते हैं अनुमानित मान। अनुमानित मान, अनुमान से, ये हमारे अनुमान से हमने जो सवाल को हल किया, हमको एक अनुमान मान मिला। लेकिन जब उसी अनुमानित मान को जो हमको प्राप्त हुआ है, उसका यदि हम प्रेक्षण करें, ऑब्जर्वेशन करें, उसका निरीक्षण करें, उसका प्रयोग करें, तब हमको जो वैल्यू प्राप्त होगी उसे बच्चों हम लोग कहेंगे प्रेक्षित मान। प्रेक्षण करके प्राप्त किया गया।
उसे प्रेक्षण करके प्राप्त किया गया। ठीक है, तो ये प्रायोगिक वैल्यू है। और अनुमानित मान, इस फार्मूले को लगाकर हमने एक अनुमान, एक संख्या प्राप्त की। ठीक है, तो क्या देखा गया कि भैया अनुमानित मान और प्रेक्षित मान में बहुत अंतर है, और जब बहुत अंतर है तो इस अंतर को समझने के लिए 1/2 गुणांक की आवश्यकता पड़ी, आई का मान हमको पता करना पड़ा। ठीक है, तो जनरली है क्या कि बच्चों अगर हमको अपने इस फार्मूले को पूरी तरीके से सही करना है, सटीक बिल्कुल गणना बिल्कुल सही करनी है, तो करना क्या है, हमको इन सभी फार्मूले के राइट हैंड साइड पर आई से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी यहाँ पर आई लिखा जाएगा, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई और यहाँ पर आई कर देते हैं, तो हमारे फार्मूले बिल्कुल सटीक और सही हो जाएंगे। फिर बात आती है कि आई को कैसे निकालेंगे, 1/2 फैक्टर को कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर देखते हैं। तो क्या बदलाव हुआ, कैसे अनुमानित मान और प्रेक्षण मान अलग अलग हुए, इन पर हम लोग सीखते हैं। देखिए बच्चों, मैं 100% केस की बात करता हूं, 100% केस की बात करूंगा। हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो 100% पे कर रहे हैं। माना हमारे पास कोई NaCl है, NaCl एक अणु है, एक अणु है, तो भैया NaCl कितने अणु है, एक अणु है। लेकिन जैसे ही इसको एक्वस में, पानी में डालते हैं तो तुरंत Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस आयनों में टूट जाता है। तो क्या देखा आपने, क्या ऑब्जर्व किया कि भैया NaCl के तो 1 मोल है, लेकिन 1 मोल जब डिसोसिएट होता है, विघटित होता है, तो 1 मोल Na के और 1 मोल Cl के बना देता है। सोचिए, 1 मोल था NaCl का जो विघटित होकर 2 मोल में बदलता है, जिसमें 1 मोल सोडियम का, 1 मोल क्लोरीन का, तो यानी 1 मोल से 2 बनते हैं, डबल हो रहे हैं। ठीक है, तो 1 से 2 बन रहे हैं, 2 से 4 बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे, डबल होता जा रहा है। तो भैया हम क्या देख रहे हैं, इन केस में अगर इस फार्मूले का हम प्रयोग करते ना, आई की जगह पर यहां पर हम इनकी कोई वैल्यू रखते, तो हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, सारे के सारे मान, इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, इन सभी की बात करेंगे तो डबल हो जाते हैं, 2 गुने हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ जाती है इसकी वैल्यू। कहने का मतलब 1 मोल NaCl 100% पर बात हो रही है, 1 मोल NaCl डिसोसिएट होता है, विघटित होता है, तो बच्चों 1 मोल सोडियम का, 1 मोल क्लोरीन का, 1 से 2 बन गए, 2 गुना हो गया। इसी प्रकार 2 होता तो 2 से 4 हो जाता। इसका मतलब अगर इन सब में बारी बारी से इनकी मान हम पुट करते, तो हमको बेटा वैल्यू डबल मिल जाती है, आई का मान रखते तो डबल हो जाता। तो कैसे आई का मान हम पता करते हैं वो देखते हैं। तो बच्चों हम इसके लिए 100% पर बात कर रहा हूं, इसके लिए वियोजन निकालते हैं। ठीक है, हाँ पहले मैं एक बात बताऊंगा कि NaCl बच्चों विघटित हो रहा है, टूट रहा है, 1 से 2 बन रहा है, संख्या में बढ़ोतरी हो रही। और बच्चों जब किसी अणुओं में संख्या में बढ़ोतरी हो, उत्पाद के रूप में संख्या में बढ़ोतरी हो जाए, वो कंडीशन वियोजन है। तो ये जो हो रहा है यहाँ पर, इसे हम कहेंगे कि वियोजन हो गया है हमारा। वियोजन से 1 मोल 2 में बदल गए। ठीक है, तो वियोजन के केस में हम आई फाइंड करते हैं। तो इसके लिए बच्चों आई क्या हो जाएगा, आई होगा भैया संगुणन वियोजन के पहले, चाहे इसको लगाए फार्मूला चाहे इसको लगाए, संगुणन वियोजन के पहले के बाद, सॉरी बटा संगुणन वियोजन के पहले। तो संगुणन, यहां पर संगुणन का मतलब अभी मैंने नहीं बताया, लेकिन वियोजन का मतलब तो बता दिया, टूटना। तो भैया वियोजन यहां पर क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। हम लोग वियोजन के केस पर देख रहे हैं। तो वियोजन के बाद कितने, 1 टोटल मिलाकर 2। वियोजन के बाद कितने मोल प्राप्त हुए, 2। अब वियोजन के पहले कितने मोल थे, इसके पहले कितने मोल थे, 1। इसका मतलब वैल्यू कितनी निकल के आई, 2। तो आई का मान कितना है, 2। इसका मतलब अगर हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान ज्ञात करेंगे तो आई की जगह पर 2 रख सकते हैं NaCl के लिए। और अगर हम क्वथनांक में उन्नयन देख रहे हैं बच्चों, तो आई की जगह पर 2 रख सकते हैं। इसी प्रकार आई की जगह पर 2 रख सकते हैं, आई की जगह पर 2 रख सकते हैं, और अपने मान को डबल कर लेंगे और हमारी वैल्यू बिल्कुल सटीक प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूं मैं इसी केस पर। एक अब मान लीजिए बच्चों, ये कौन सी कंडीशन थी, 100% केस था, 100% वियोजन हो गया। उस कंडीशन में आपने आई को निकाल लिया।
इन केस मैं कहता हूं अभी 100% वियोजन ना हुआ हो, तब आप इसके लिए कैसे आई का मान डिनोट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे व्यक्त करेंगे। तो ध्यान दें, आप बेटा 100% वियोजन पर नहीं लेता। ये केस था हमारा 100% के लिए। मान लीजिए हमारे पास कोई NaCl है, बहुत गौर से समझेंगे, ये 100% केस के लिए नहीं है। मान लीजिए बच्चों कोई NaCl है, डिसोसिएट हो रहा है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, चलिए भैया, लेकिन मैं कहता हूं मेरा समय इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। इसका मतलब समय चला ही नहीं, और अगर समय चला ही नहीं तो NaCl के 1 मोल बरकरार है, बने हुए हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और अगर उसके 1 मोल पूरे बने हैं तो Na पॉजिटिव अभी बना नहीं है, प्रोडक्ट बना नहीं है। उसी प्रकार Cl माइनस का भी प्रोडक्ट बना नहीं है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि अब हमारा समय जो t है वो t सेकंड पास हो गया है, कुछ समय चल चुका है। अब भैया कुछ समय चल चुका है तो इसका मतलब वियोजन स्टार्ट हो गया है, और वियोजन स्टार्ट होगा तो डायरेक्टली थोड़ी डाला तुरंत वियोजन हो गया, धीरे धीरे वियोजन होगा। तो इसका मतलब ये है कि वियोजन स्टार्ट हो गया तो NaCl के 1 मोल से कोई अल्फा कण निकल गए, कोई अल्फा प्रोडक्ट निकल गए, और अल्फा प्रोडक्ट सोडियम के, अल्फा प्रोडक्ट क्लोरीन के बना देते हैं। बिल्कुल सही है बच्चों। जहां पर अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, ये 1 मोल पदार्थ के 1 मोल, ये पदार्थ के 1 मोल से वियोजित हुए अणुओं की संख्या है। जहां पर अल्फा क्या है, 1 मोल से वियोजित, 1 मोल से वियोजित हुए अणुओं की संख्या को व्यक्त करेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बेटा ये कंडीशन कब की थी बताएं आप? ये कंडीशन तब की थी जब वियोजन स्टार्ट नहीं हुआ था। ये कंडीशन कब की थी? जब वियोजन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं, ये 100% अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि इससे अल्फा निकला है, थोड़ा सा निकला है। 100% के केस पर ये बात नहीं हो रही है। उस कंडीशन में हम आई कैसे फाइंड करेंगे? उस कंडीशन में आई देखिए, आई निकालने के लिए क्या फार्मूला लिखेंगे? आप लिखेंगे कुल वियोजन के मोल बटा कुल वियोजन के मोल। इसके बाद या ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह चेंज करके लिखते हैं, वियोजन के बाद कुल मोलों की संख्या बटा वियोजन के पहले कुल मोलों की संख्या। मैं यहां पर लिखूंगा अब आप, ठीक है? तो भैया आई क्या है हमारा? वन टॉप फैक्टर। NaCl के केस पर निकाल रहे हैं, वो भी जब 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ है। तो वियोजन के बाद, वियोजन कब हुआ है? यहां पर वियोजन के बाद कुल मोल यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सब लेना है। तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। ये हिस्सा यहां पर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच रहा है? और वियोजन के पहले कुल मोलों की संख्या बटा वियोजन के पहले कितना था? 1 प्लस 0 प्लस 0, 1 प्लस 0 प्लस 0। बेटा ये यहां से कैंसिल हो गया। I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा बटा 1, या लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो बेटा ये कंडीशन तब आ रही है जब 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, जब 100% वियोजन नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं 100% डिसोसिएशन हो जाता है तो मान 2 गुना हो जाता है। ये देखिए 100% डिसोसिएशन होता है तो मान 2 गुना हो जाता है। तो यहां पे कैसे 2 गुना होगा, बात को समझिए भैया। ये वो कंडीशन थी जब 1 मोल से अल्फा कण निकल गया था। अब 100% डिसोसिएशन कब होगा? जब मैं कहूंगा 1
एक मोल से एक मोल पूरा उत्पाद में बदल गया तो मैं कहूंगा पूरी तरीके से अल्फा बाहर हो गया, यानी कि पूरी तरीके से एक मोल खत्म हो गया। यहां देखें हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक मोल है, इस एक मोल से अभी अल्फा कण निकला है तो इसका मतलब अभी वियोजन पूरा नहीं हुआ है, आंशिक हुआ है। लेकिन अगर एक मोल से पूरा एक मोल बाहर निकल जाए तो मैं कहूंगा वियोजन पूरा 100% वियोजन हो गया। तो 100% वियोजन कब होगा बच्चों? जब मेरे पास अल्फा का मान 1 होगा। अल्फा यदि 1 हो गया तो यानी अल्फा की जगह पर 1 लिख दूंगा तो 1 में से 1 पूरा निकल जाएगा। तो भैया अल्फा का मान कितना? 1। तो अल्फा का मान यहां रख दें 1। तो भैया I = 1 + 1 = 2। देखिए जादू क्या देख रहे हैं? 1/2 फैक्टर 100% के लिए 2 हो गया। वहीं पर अगर आंशिक वियोजन था तो I = 1 + अल्फा। ये कंडीशन तब थी जब बच्चों वियोजन हो रहा था। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे अनुमानित मान और प्रेक्षित मान में भिन्नता है। ठीक है, तो वो भिन्नता ना आए, मान सटीक हो, तब हमें 1/2 फैक्टर की आवश्यकता पड़ी। तो भैया वियोजन का केस देख लिए, इसके बाद संगुणन का केस देखते हैं। संगुणन का मतलब होता है मिलना, मिल जाना। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, और फिर आगे संगुणन देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग संगुणन का केस देखते हैं। यहां पर हम लोग संगुणन का केस देखते हैं। तो अभी हम लोग संगुणन देखेंगे 100% पर अभी संगुणन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जैसे एक एग्जांपल लेते हैं CH3COOH एसिटिक अम्ल। कितने मोल? 2 मोल। लेकिन भैया ये 2 मोल आपस में मिल जाते हैं, और मिल जाते हैं तो ऐसे होते हैं भैया CH3C डबल बॉन्ड OH CH3C डबल बॉन्ड OH। तो भैया ये दोनों अणु हैं, एसिटिक एसिड के दोनों अणु हैं, दोनों मोल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं तो 1 लाख इकाई बनाते हैं, 1 यूनिट बनाते हैं एसिटिक अम्ल की। तो इसका मतलब ये एसिटिक अम्ल जो हैं, 2 अणु जो थे वो आपस में जुड़ गए हैं, और कितने अणु में बदल गए हैं? 1 अणु में, 1 लाख में बदल गए। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3COOH का होल ट्वाइस, यानी CH3COOH 2 बार जो थे वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ गए हैं, और कितने अणु बनाए? 1 अणु। कितने मोल बनाए? 1 मोल बनाए। क्या देख रहे हैं संगुणन के केस में? संगुणन के केस में आप देख रहे हैं कि भैया दोनों जो वैल्यू है हमारे पास एसिटिक एसिड की, वो आपस में जुड़ गए, 1 इकाई बनाते हैं, 1 लाख बनाते हैं, 1 यूनिट बनाते हैं। किसकी? एसिटिक एसिड की। तो भैया इसके लिए संगुणन केस हम 100% पर देखेंगे। I का मान कितना होगा? I = अब बेटा वियोजन तो भूल जाए, अब संगुणन देख रहे हैं। तो संगुणन के बाद संगुणन हो गया, संगुणन हो गया, संगुणन हुआ तो कितने मोल बन रहे हैं? कितने अणु? यहां पर देखेंगे कितनी संख्या? 1 ही मानी जाएगी। तो 1 बटा संगुणन के पहले, यानी इसके पहले कितने थे? यहां देखेंगे 2, भैया भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा। I की वैल्यू 0.5। इसका मतलब क्या है कि भैया अगर हम वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन देखें, क्वथनांक में उन्नयन देखें, हिमांक में अवनमन देखें, परासरण दाब देखें, और इनमें यदि हम I का मान 0.5 रखते हैं तो सभी मान आधे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। हाफ हो गए, बिल्कुल ठीक है। यानी 2 थे, 2 के 1 बन गए, इसका मतलब आधा हो गया। अगर 2 है तो 2 का आधा 1, अगर 4 होते तो 4 का आधा 2, 6 होते तो 6 का आधा 3, और बेटा 8 होते तो 8 का आधा 4, इसी प्रकार 10 होते तो 10 का आधा 5। बात आप समझ रहे होंगे कि हमारे पास अणुएं जो होती है वो संगुणित हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद वैल्यू हाफ हो जाती है। ठीक है,
तो भैया ये तो था 100% के केस पे, ठीक है। 100% केस पे आई जो है वो आधा हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 100% केस संगुणन पर नहीं है तो क्या कंडीशन है वो देखें। चलिए अब यहां पर हम 100% के केस पर हम नहीं देख रहे हैं, अब हम संगुणन देख रहे हैं इसी रिएक्शन के लिए 100% केस पर नहीं बल्कि उससे कम पर, ठीक है। 100% केस नहीं होगा, यानी वियोजन अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। स्टार्ट करता हूं। 2CH3 COOH ये जुड़ रहा है CH3 COOH का होल ट्वाइस आपस में ये जुड़ा। तो मैं क्या कह रहा हूं भैया, जब मेरे पास t = 0 समय बिल्कुल नहीं स्टार्ट हुआ, इसका मतलब संगुणन नहीं हुआ। इसका मतलब अभी मैं कहूंगा इसके 1 मोल विद्यमान है। ये मत देखे भैया ये 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिखे, नहीं, हम 1 मोल लेके चल रहे हैं। 1 मोल इसके यहाँ पर विद्यमान है। तो जब इसके 1 मोल t = 0 पर विद्यमान है तब इसका p प्रोडक्ट 0 होगा। लेकिन अगर जैसे टी टाइम पास हो जाता है, कुछ समय गुजर जाता है, तो निश्चित है इसके 1 मोलों में संगुणन होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए इसमें से कोई अल्फा पार्टिकल्स जो है वो निकलकर संगुणित होना शुरू हो जाएंगे, जुड़ना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, यहाँ पर ये संगुणन को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। 1 मोलों के मध्य होने वाले संगुणन को प्रदर्शित करेगा। तो अब उस 1 मोल से कितने का संगुणन हो रहा है, तो अब देखो पहले 2 मोल थे, अब समझो बात, पहले 2 मोल थे, 2 मोल का संगुणन हुआ तो आधा हो गया। 1 मोल थे ना, ये 1 मोल थे, यहां पे देखे 2 मोल थे, संगुणन हुआ तो आधा, यानी 2 होते हैं तो संगुणन के बाद प्रोडक्ट 1, अगर 4 होते तो संगुणन के बाद प्रोडक्ट 2, और भैया अगर 6 होते तो संगुणन के बाद 3, आधा हो रहा है। इसी प्रकार सोचिए कि हमारे पास इस CH3 COOH से सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स का संगुणन हुआ है, थोड़ा सा पार्टिकल्स का संगुणन हुआ है, तो जितनी वैल्यू बन रही है उन सबका आधा हो रहा है। तो यहाँ पर अल्फा का संगुणन हुआ है तो अल्फा का आधा हो जाएगा, यानी α/2 बन गया, α/2 बन गया। मतलब बिल्कुल सीधी सी बात है भैया, यहां पूरे 2 मोलों का संगुणन हुआ तो आधा हो गया, 1 बना। यहां मैंने बोला 4 मोल आपस में संगुणित हुए तो पूरी तरह 100% संगुणित हुए तो 2 बन गए। लेकिन यहां अभी 1 मोल से सिर्फ अल्फा संगुणित हुआ तो अल्फा आधा हो जाएगा, α/2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये केस कब का था बच्चों, ये केस तब का था जब संगुणन स्टार्ट नहीं हुआ था, और ये तब का है जब संगुणन पूरा हो गया था, ठीक है। तो जब संगुणन हो गया था ये वाला और संगुणन नहीं हुआ था ये, इनके लिए हमारे पास i की वैल्यू क्या होगी, तो i की वैल्यू यहां पर आए, लिखा है संगुणन के बाद, भैया संगुणन यहां पर हुआ है ये, तो लिखेंगे आप 1 माइनस अल्फा, फिर यहां पर लगाएंगे प्लस α/2 अपान संगुणन के पहले ये 1 प्लस 0, हल करते हैं। i = इनका एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस इसका एलसीएम लेते हैं तो आएगा 2, फिर इसका या करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अल्फा, फिर ये आ जाएगा प्लस अल्फा = 1, और हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये इससे एक कैंसिल हो जाएगा, ये यहां से एक निकल जाएगा, तो आएगा i = 1 माइनस α/2 बटा 1, तो 1 उतना ही रहेगा। हमारे पास ये i की वैल्यू आ गई, i की वैल्यू हमको यहां पर बेटा प्राप्त हो गई। ये तब i की वैल्यू प्राप्त हो रही है, ये i की वैल्यू तब प्राप्त हो रही है जब संगुणन 100% नहीं हुआ था तब। लेकिन सोचिए अगर संगुणन 100% होता, यानी संगुणन 100% हो जाता, तब इसका मान क्या होता। तो हमने यहां देखा जब संगुणन 100% हो रहा था तब मान आधा हो रहा था, लेकिन अब ये कैसे आधा होगा उसको समझें। तो भैया ये पूरी तरीके से संगुणन यहां पर नहीं हुआ है, आंशिक संगुणन हुआ है। अब 100% संगुणन होगा तो क्या देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये संगुणन वाले केस को यहां पर ध्यान से देखें आप, इस पे हम क्या देख रहे हैं, 1 मोल से सिर्फ कितने पार्टिकल्स निकले, अल्फा पार्टिकल्स निकले जो संगुणन कर रहे हैं। लेकिन अगर 1 मोल से पूरा 1 मोल जाकर संगुणन कर ले
तो इसका मतलब पूरे निकल गए। तो भैया अगर मैं कहूं कि अल्फा इज इक्वल टू 1 है, तब तो जाकर 1 की वैल्यू यहां पर रखोगे, 1 से 1 घट जाएगा और मैं कहूंगा पूरी तरीके से संगुणन हो गया। तो अल्फा का मान कितना 1। तो बेटा इस अल्फा के मान को यहां पर पुट कर देते हैं यहां पर, तो क्या आएगा i इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। इसको इससे हल करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5। 100% के केस में भी देख लीजिए आधा हो जाता है। तो इस प्रकार आप वांट ऑफ फैक्टर को, वांट ऑफ गुणांक को संगुणन और वियोजन के केस पर देख सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ और आपको बातें क्लियर कर देता हूं कि बच्चों होता क्या है, जब जो हमारा i का मान है, i का मान जब कभी किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, i की वैल्यू जब कितनी आ जाए 1, तो समझ लीजिए ना वहां संगुणन हुआ है ना वियोजन हुआ है। तब उस कंडीशन में इन सभी फार्मूलों में आप एक i रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि i का मान 1 आया है और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये कब काम करता है मैं आपको बताता हूं। जैसे ग्लूकोज है बच्चों C6H12O6, बच्चों ग्लूकोज को जब आप पानी में वियोजित डालते हैं, पानी में जैसे ग्लूकोज को डालते हैं तो ग्लूकोज का ना संगुणन होता है ना वियोजन होता है, एज इट इज वैसे ही रहता है C6H12O6। तो उस कंडीशन में i का मान देखिए क्या होगा, i इज इक्वल टू संगुणन वियोजन के बाद कितने, तो बाद में कितने मोल बने, बाद में 1 मोल 1, फिर पहले 1/1 यानी 1, i का मान 1 है, और जब i का मान 1 है तो हमारे पास फार्मूला एज इट इज रहेंगे, आपको i लगाने की आवश्यकता नहीं। आगे का केस देखते हैं बच्चों। मान लीजिए हमारे पास i जो है वो 1 के बराबर नहीं है, i जो है हमारे पास 1 के बराबर अब नहीं है। अगर i 1 के बराबर नहीं है तब डेफिनेटली या वहां पर संगुणन हुआ होगा या वहां पर वियोजन हुआ होगा। समझाता हूं मैं आपको कि बेटा अगर मेरे पास i का जो मान है, i का जो मान है वो 1 से अधिक है, i का मान 1 से अधिक है तो समझ लेना वहां वियोजन हुआ है। i का मान 1 से अधिक है तो समझ लो वियोजन हुआ है। बिल्कुल पीछे आप NaCl, अभी मैंने बोला था आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, NaCl का 1 मोल Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, अभी हम लोगों ने यहां पर पीछे देखा था। इसके लिए यदि हम लोग i का मान निकालते हैं तो क्या निकलेगा, i इज इक्वल टू 1 मोल यानी 2 बटा इसका 1 इज इक्वल टू 2। तो भैया i का मान जब 2 है तो मैंने क्या बोल रहा, i का मान जब 1 से ज्यादा हो और 1 से ज्यादा है तो डेफिनेटली वियोजन हुआ है, और अगर i का मान 1 के बराबर है तो ना संगुणन हुआ है ना वियोजन हुआ है, और अगर i का मान 1 से कम है, 1 से कम है तो वहां हमेशा संगुणन होगा। यानी i का मान 1 से कम हो जाए तो समझ जाना वहां पर संगुणन हुआ है, अणुएं आपस में जुड़ गई हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एसिटिक एसिड, इस एसिटिक एसिड पर आप देख रहे हैं 2 मोल आधे हो गए 0.5। यहां पर जब i का मान निकाला गया तो 0.5 जो कि 1 से कम है, इसका मतलब यहां पर संगुणन हुआ है। तो यहां पर आपका लेक्चर पोर्शन जो है वो पूरी तरीके से समाप्त होता है। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।